दोस्तों, रात के अंधेरे में अक्सर बहुत ही खौफनाक हादसों को अंजाम दिया जाता है और कई बार यह हादसे इतने खौफनाक और दर्दनाक होते हैं कि जिनके साथ यह हादसे घटित होते हैं वह मरने के बाद भी उस दर्द से मुक्त नहीं हो पाते और प्रेत बनकर इसी दुनिया में भटकते रहते हैं और लोगों को तंग करते हैं। और फिर उन हादसों से जन्म लेती हैं कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ही 3 कहानियाँ लाया हूँ। आशा है वह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। मेरा नाम रमेश है और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची है। यह कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये 1992 की बात है। हमने नया नया घर खरीदा था और उस वक्त मैं पैदा ही हुआ था और हम हॉस्पिटल से अपने घर आए थे। मम्मी उस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई थी और घर का सारा काम पापा ही किया करते थे। मैं तब 1 हफ्ते का था और हर बीतते दिन के साथ मम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पापा को मम्मी की बहुत फिक्र होने लगी थी। पापा ने डॉक्टर से भी पूछा तो वह सब यही कहते कि डिलीवरी के बाद यह नॉर्मल है और इनमें आयरन की कमी है, इसलिए कमजोरी हो रही है। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी लिखी, लेकिन उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह पापा बाथरूम में नहाने के लिए गए। नहाते हुए उन्हें मम्मी के कमरे से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। पापा को लगा कि शायद मम्मी नींद में ऐसी आवाज़ें निकाल रही हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स बाद उन्हें मेरे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर पापा भागकर कमरे में आए और कमरा देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा मम्मी बेड पर पड़ी हैं और उनके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए हैं और मैं उनके बगल में लेटा जोर जोर से रो रहा था। वो देखते ही पापा एक बार के लिए वहीं जम गए, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स में जैसे ही उनको होश आया वो भागकर मेरे पास आए और मुझको उठाकर बाहर ले गए और सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उन दिनों फ़ोन नहीं होते थे। जब सब लोग वहां आए तो देखा कि मम्मी बेहोश हो चुकी हैं। पापा ने उनको सब कुछ बताया। पापा की बात सुनकर पड़ोसियों ने पापा को उस घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उस घर में एक औरत हमसे पहले अपने पति और सास के साथ रहती थी। उसकी सास और पति उसको बहुत मारते पीटते थे। कुछ दिनों बाद वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। उन दोनों को लगता था कि वह किसी और का बच्चा है, इसलिए वह उसको ज़्यादा परेशान करने लगे। एक दिन उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने उस औरत को पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश कहीं ले जाकर दबा दी और भाग गए। सबको यही लगा कि मेरे मम्मी में उस औरत की आत्मा आ गई है। पापा इन सब बातों को नहीं मानते थे, लेकिन सबके कहने पर पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया। 2 दिन बाद तांत्रिक घर पर आया, लेकिन उसके घर पर पैर रखते ही मम्मी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और छटपटाने लगी। तांत्रिक ने मम्मी के बेड पर एक कील ठोक दी और ऐसा करते ही मम्मी की हरकतें कम हो गईं। तांत्रिक जोर जोर से मम्मी पर चिल्लाने लगा और उस आत्मा को बाहर निकलने के लिए कहने लगा, लेकिन वो आत्मा मना करती रही। फिर उस तांत्रिक ने अपने झोले में से एक पाउडर जैसा कुछ निकाला और मम्मी पर फूंका। वो करते ही मम्मी दर्द में चीखने लगी। तांत्रिक ने उनको फिर से बाहर निकलने के लिए बोला और फिर उससे पूछा कि उसकी लाश कहाँ दबी हुई है। फिर अपनी लाश के बारे में बताने के बाद वह ना चाहते हुए भी उसे मम्मी की बॉडी से बाहर आना पड़ा
और मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद तांत्रिक वहां पहुंचा जहां उसकी लाश दबाई गई थी। तांत्रिक ने उसकी हड्डियों को निकाला और फिर उनको जला दिया। उसके बाद तांत्रिक ने पापा से बोला, चाहे कुछ भी हो, उनके बेड से वह लोहे की कील नहीं निकलनी चाहिए। पापा ने तांत्रिक से पूछा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसने बताया कि मरने के वक्त वह औरत प्रेग्नेंट थी और अपना बच्चा खोने के कारण वो अब एक और बच्चा लेना चाहती थी। मुझे उस घर में देखकर वो मम्मी में आ गई थी और कुछ ही दिनों में वो मेरी मम्मी और मुझे मार डालने वाली थी। हम कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर चले गए। मम्मी को आज तक नहीं पता कि उनके साथ वहां क्या हुआ था। अब सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम देवाशीष परिदा है और मैं उड़ीसा के बारीपाड़ा का रहने वाला हूँ। यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरी तो नहीं है, लेकिन मेरे एक कजन की है। यह बात तब की है जब मेरा कजन भुवनेश्वर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था और वह वहीं हॉस्टल में रहा करता था। उसके हॉस्टल के ठीक बगल में ही एक गर्ल्स हॉस्टल भी था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और हॉस्टल के अधिकतर लड़के अपने अपने घर गए हुए थे। बस कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट हॉस्टल में बचे थे। मेरा कजन और उसके कुछ दोस्त हॉस्टल में ही थे। रात में तेज बारिश होने लगी और बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। इसलिए वह सब मस्ती करने के इरादे से हॉस्टल से नीचे आ गए और मस्ती करते करते इन्होंने डिसाइड किया कि वह किसी आत्मा को बुलाएंगे। उन लोगों ने एक वीज़ा बोर्ड बनाया और इस वीज़ा बोर्ड के चारों ओर बैठकर आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही उन लोगों को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे उनके अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद है। पायल के बजने की भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वो पांचों बहुत ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। फिर उनमें से एक लड़के ने, जिसका नाम निहार था, बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए पर एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। लेकिन मेरा कजन मिलन सबसे ज़्यादा डरा हुआ था और वह हाथ छुड़ाकर एक कोने में जाकर छुप गया। और फिर कुछ देर बाद लाइट भी आ गई और वो सब लोग वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन अगली सुबह तक मिलन का बिहेवियर एकदम बदल चुका था। वह किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उसका एक दोस्त उससे बात करने के लिए उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। मिलन ने उस वक्त सिर झुका रखा था और अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर मिलन ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो उसके दोस्त की तो आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। उन्होंने देखा कि मिलन की आंखों से खून निकल रहा था और वो किसी लड़की की आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उन सब ने जल्दी से वहाँ एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक वहाँ पहुँचा तो उसने उन सबको वहाँ कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर करीब 45 मिनट बाद वह कमरे से बाहर आया तो उसने जल्दी से कहा कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। उस वक्त मेरे मामा उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। मैं अपने मामा के साथ जल्दी से हॉस्टल पहुंचा तो तांत्रिक ने कहा सिर्फ मामा ही उस कमरे में जा सकते हैं। लेकिन मैं भी जिद कर कर उस कमरे में चला गया जहां मिलन बैठा हुआ था। फिर उस तांत्रिक ने मिलन से उसके बारे में कुछ सवाल किए तो उसने एक लड़की की आवाज़ में बताया कि उसका नाम रोहिणी है और वह 6 साल पहले
पास वाले गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और उसका बॉयफ्रेंड इसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। उसने बताया कि एक रात उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल किया और बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसने मुझे अपने बॉयज़ हॉस्टल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया। रोहिणी जब कमरे में पहुंची तो वहां उसका बॉयफ्रेंड अपने 3 दोस्तों के साथ मौजूद था। उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था और फिर उन चारों ने मिलकर रोहिणी का रेप किया और उसको मारकर उसकी लाश को ग्राउंड में उसी जगह दबा दिया जहां हम चारों बैठकर एक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बात सुनकर हम सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। मामा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब उस जगह को खोदा गया तो उस लड़की का कंकाल मिल गया और फिर तहकीकात कर उन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया और फिर मिलन भी एकदम ठीक हो गया और उसके बाद मिलन में फिर कभी उस लड़की की आत्मा नहीं आई। दोस्तों, अब सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। ये करीब 4 साल पहले की बात है। मैं घर पर अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता था। रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक मुझे सिगरेट पीने की तलब लगी। मेरे घर पर किसी को नहीं पता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ, इसलिए सिगरेट पीने के लिए मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर सिगरेट पीने लगा। दोस्तों, हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर एक जंगल है। मैं घर से कुछ ही दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था कि अचानक मुझे दूर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। इतनी रात कौन खड़ा हुआ है, मुझे हैरानी हुई। मैं थोड़ा और पास गया तो देखा कि वो तो हमारा पड़ोसी था, लेकिन वो इतनी रात वहां खड़ा क्या कर रहा था? वो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर हाथ भी हिलाया, लेकिन उसकी बॉडी में तो मानो कोई मूवमेंट ही नहीं था। वो बिल्कुल किसी पुतले की तरह खड़ा हुआ था। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक माहौल में एक मनहूसियत सी आ गई। हवा भी बहुत भारी सी हो गई थी और एक अजीब सी गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने वहीं खड़े खड़े सिगरेट का एक कश लिया और जैसे ही धुआं छोड़ा, हवा के साथ वो धुआं मेरी आंखों में आ गया। मैंने एकदम से आंखें बंद की और आंखों को मसलने लगा और फिर मैंने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि मेरा वो पड़ोसी जो 200 सेकंड पहले तक मुझसे बहुत दूर खड़ा था, अब वो सिर्फ मुझसे 20 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। ओह शिट! ये कमीना इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? और ये साला कर क्या रहा है यहाँ इतनी देर? रात को बिल्कुल किसी खंबे की तरह खड़ा था वह, बिना किसी मूवमेंट के। और फिर वो मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाने लगा, बिल्कुल वैसे जैसा मैंने कुछ देर पहले हिलाया था, लेकिन हाथ हिलाते हुए वह बहुत अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई इम्प्रेशन नहीं था। उसका चेहरा एकदम सपाट था, जैसे वह कोई कठपुतली हो और उसे पता ही ना हो कि वह क्या कर रहा है। मैं समझ चुका था कि मेरा वहाँ रुकना ठीक नहीं। मैंने वहीं सिगरेट फेंकी और बिना उससे नजरें हटाए धीरे धीरे पीछे जाने लगा और फिर अपने घर पहुंचते ही मैंने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो पूरे वक्त मेरी ही ओर देख रहा था। घर के अंदर आकर मैंने जल्दी से सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और फिर मैंने एक खिड़की धीरे से थोड़ी सी खोली उसको देखने के लिए। वो कमीना वहीं खड़ा था और अब मैं अच्छे से उसको देख पा रहा था। वो बिल्कुल मेरे पड़ोसी जैसा दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह उस जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ल का कोई पुतला हो। और फिर मेरे देखते ही देखते उसने अपना मुंह खोला और वह मुंह को खोलता ही चला गया। यह सब देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पापा जाग गए और जल्दी से मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा बाहर कोई है,
तो वह डंडा लेकर बाहर देखने गए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसी से भी बात की, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करें।